अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। केमिस्ट्री ग्रेड 10। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और इसका लेक्चर नंबर है वो 4 है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें है गैल्वानिक सेल्स, रिएक्शन इन डैनियल सेल, गैल्वानिक और डैनियल सेल्स के अंदर रिएक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है और कॉन्सेप्ट असेसमेंट 4.3 है। उसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। सारी असेसमेंट तो नहीं है लेकिन एक आध उसका सवाल उसमें ऐड किया गया है। इसके एसएलओस हैं 17, 26 और 27। इसका जो लेक्चर रिव्यू है, टॉपिक रिव्यू, गैल्वानिक सेल हम किसे कहते हैं कि ऐसा सेल जिसमें हम केमिकल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दीज आर गैल्वानिक सेल या डैनियल सेल इसको कहा जाता है। इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस के ये ख़ुद ब खुद रिएक्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो एक एनोड के तौर पे एक्ट करेगा और एक कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। एनोड और कैथोड डिपेंड करता है उनके रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की उस बेस के ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कौन से ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, उनका रिड्यूस मतलब वो कैथोड के तौर पे काम करते हैं। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर ज़्यादा रखते हैं, तो वो एज एन एनोड काम करते हैं। तो यहाँ पे जिंक जो है एनोड के तौर पे एक्ट करेगा और कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पे काम करेगा, क्योंकि जिंक का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो लेस लो होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन बजाय गेन करने के लूज़ करेगा, Zn से Zn2+ में जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज़ किए थे वो कॉपर कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है थ्रू एक्सटर्नल सर्किट कॉपर तक अचीव होंगे। और इसमें जो ओवरऑल सेल रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि आप ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे और जिंक और कॉपर ऐड हो जाएगा, और इसी तरह से जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर न्यूट्रल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम सेंटर में एक ब्रिज भी ऐड करें जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ये जेल होती है आयनिक साल्ट्स की। इसको ये यू शेप्ड का होता है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है कि हम जो चार्जेस की एक्युमुलेशन है इन इधर बीकर, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि सारे के सारे चार्जेस एक साइड पे ज़्यादा ना हो जाए। तो उसको हम एक्युमुलेशन को रिड्यूस करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? हम यहाँ पे कुछ जो मेटल्स होते हैं उसको हमने अरेंज किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऊपर, जिसमें ये होता है कि हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा हम कैथोड बनाएंगे और कौन सा एनोड बनाएंगे। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब डाउन द ग्रुप हम जाते जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग, नीचे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब जो अप इन द सीरीज़ हैं वो एनोड के तौर पे काम करेंगे और डाउन इन द सीरीज़ जो हैं वो कैथोड के तौर पे काम करेंगे। अगर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं सीरीज़ के अंदर मेटल्स को, तो जो अप मेटल होगा वो एनोड के तौर पे काम करेगा, जो डाउन मेटल होगा वो कैथोड के तौर पे काम करेगा, और जो डाउन मेटल होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और अप मेटल क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग मेटल हो जाएगा। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, अगर आप अप मूव करेंगे तो इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर आ जाएगी, डाउन द सीरीज़ मूव करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाएगी। उसके बाद इसकी कंसेप्ट असेसमेंट है, हमने कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रेंड्स, प्रेडिक्ट द सेल पोटेंशियल फॉर गिवन मेटल्स। तो ये था लेक्चर रिव्यू जिसमें हमने चेक किया। अब जो है हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा जब आप एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे। ये 10 एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। एक्सप्लेन वाई, बेसिकली ये 3 नंबर का होता है, यहाँ पे हमने 2 नंबर का ऐड किया हुआ। एक्सप्लेन वाई द सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इज़ पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि जब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लेते हैं तो सेल का जो पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्यों होता है पॉजिटिव। उसके बाद अडेनियल सेल है जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज इंक्रीज्ड, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑन द सेल पोटेंशियल एंड एक्सप्लेन। जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किए हैं, अगर कॉपर के आयंस ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा सेल पोटेंशियल में, क्या सेल रुक जाएगा, सेल का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा या वर्किंग करता रहेगा स्पॉन्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ डेनियल सेल यूजिंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब ई सेल जो दिया गया है जिंक का -0.76, ई कॉपर का दिया गया है 0.34 वोल्ट। इसमें हमने EMF से क्या मुराद है कि हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है, जो इन दोनों को सॉल्व करके जब हम इन दोनों का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो ओवरऑल जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज द जिंक इलेक्ट्रोड डिजोल्व व्हाई द कॉपर इलेक्ट्रोड गेन मैस इन अडेनियल सेल। जिंक क्यों डिजोल्व हो जाता है जबकि कॉपर जो है वो मैस को गेन करता है इन अडेनियल सेल, इसकी रीज़न क्या है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द साल्ट ब्रिज इज़ रिमूव्ड, अगर हम साल्ट ब्रिज को निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो पे क्या इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम कैन प्रोड्यूस अ हायर वोल्टेज देन जिंक when paired with copper। इसी तरह से 7 है यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म अ स्पॉन्टेनियस गैल्वानिक सेल। 3 हमने दिए हैं पेयर इलेक्ट्रोड्स के कि इनमें से आप ये बताएं कि इनमें से स्पॉन्टेनियस गैल्वानिक सेल कौन सा है। A student observed that a Daniel cell stops producing current after some time. List possible reasons। एक स्टूडेंट है जो कि लैब में गैल्वानिक सेल के ऊपर काम कर रहा है, कुछ देर के बाद गैल्वानिक सेल से करंट आना बंद हो जाता है, वोल्टेज स्टॉप हो जाता है, तो उसकी हमने कोई पॉसिबल 3 रीजंस बतानी हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है और हम एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है गैल्वानिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद इलेक्ट्रोड XY, X का पोटेंशियल है, Y का पोटेंशियल है। आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड एंड कैलकुलेट द EMF। इसमें से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा ये हमने आइडेंटिफाई करना है। अब हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरेंज द मेटल ऑन देयर इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। 4 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, मेटल दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है, उस तरफ हमने जाना है। सबसे पहले हमने लो को डिफाइन करना है, फिर इंक्रीजिंग की तरफ जाना है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। डेनियल सेल का एक क्वेश्चन है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद हम MCQ की तरफ जाएंगे। तो आप तमाम बच्चे जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएं ताकि हम साथ साथ इसको देखते जाएं। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन वाई द सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इज़ पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं चाहिए होती। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि अगर कोई आपसे रिएक्शन नहीं हो रहा तो उसको आप बैटरी, हीट या इस तरह की कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब तक ये होगा। अगर ऐसा सोर्स होता है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द मेटल विद लोअर स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनोड टू द मेटल विद हायर स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैथोड। अब इसमें जो लिखा है इसने कि हमेशा आपने उस चीज़ को एनोड बनाना है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वो लो होगा। ठीक है, ये है। उसके बाद जिसका पोटेंशियल हायर होगा उसको आप कैथोड बनाएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें जो ई सेल हम फाइंड करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? ताकि आपका रिएक्शन जो है वो फिजिबल हो। इसमें आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड।
हमेशा सेल फिजिबल तभी होता है जब ई सेल आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो आप उस मेटल को कैथोड बनाएंगे जिसका पोटेंशियल क्या होगा, हायर होगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या हो जाता है, 0.34 माइनस और क्या हो जाएगा माइनस 0.76। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.10। तो आपने अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि आपका सेल पोटेंशियल क्या आ जाए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो आपका सेल जो है वो एक्टिव होता है, काम करने के काबिल होता है, आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। अगर पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है तो आपने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए हुए हैं वो ठीक नहीं हैं, उनको आपने चेंज करना होगा। तो हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्कर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं किससे, मेटल विद लोअर ई नॉट एनोड के तौर पे काम करेगा टू द मेटल विद हायर इलेक्ट्रॉन ई नॉट कैथोड। तो पॉजिटिव ई सेल इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन ई नॉट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें आप दो सेम चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, सेम पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस होना चाहिए। एक का ग्रेटर होगा और एक का लेस होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब इसमें जो जिंक है वो एज अ कैथोड एनोड काम करेगा और जो कॉपर है वो एज अ एनोड काम करेगा और सेल की फिजिबिलिटी बरकरार रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप अगर एक्टिव हैं ऑनलाइन हैं तो आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है Daniel cell has zinc and copper electrode. If the concentration of Cu2 positive is increased, what happens to the cell potential? अगर आपने जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है, दो हाफ सेल हैं, एक में जिंक है और एक में कॉपर है। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर इज़ इंक्रीज, अगर कॉपर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा। अब इसने लिखा है कि इंक्रीजिंग Cu2 पॉजिटिव इंक्रीजेज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिडक्शन ऑफ कैथोड। अब ये सारे के सारे जो पॉजिटिव आयंस हैं ये किस तरफ जाएंगे, कॉपर जो है किस तरफ चला जाएगा, कैथोड की तरफ। वहाँ पे ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर ज़ीरो में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स फॉर रिडक्शन एट कैथोड, हायर कॉपर हायर ई सेल, दिस सेल स्टिल वर्क स्पॉन्टेनियसली because Cu2 positive has higher E naught than E zinc 2 positive। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर जो है एज अ कैथोड काम करेगा, यहाँ से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो कॉपर अगर इंक्रीज भी हो जाता है तो ये सेल एज अ स्पॉन्टेनियस काम करता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया है कि ई सेल ई स्टैंडर्ड आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ई सेल किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको आप दूसरा ये भी लिख सकते हैं, ई स्टैंडर्ड सेल इज़ इक्वल्स टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और ये दोनों स्टैंडर्ड के साथ होते हैं, ई ऑक्सीडेशन। अब इसमें सबसे पहले कैथोड कौन सी चीज़ बनेगी जिसका ई नॉट क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ई नॉट कैथोड। अब इसको आपने उसने बता दिया है कि जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड के तौर पे काम करेगी। इन दोनों में से जो कैथोड का है वो कॉपर है, क्योंकि इसका पॉजिटिव 0.34 है, इसका माइनस 0.76 है। तो आप पुट करेंगे वैल्यूज़ कैथोड के लिए 0.34 माइनस ई एनोड 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.10 वोल्ट यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है आपकी जो सेल असेंबली है वो ठीक नहीं है, आप इलेक्ट्रोड्स को चेंज करें। चेंज तभी होगा जब इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो तभी करेंगे जब इनके इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए। एक ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल का होगा, एक लो रिडक्शन पोटेंशियल का होना चाहिए। यहाँ पे
ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये जो फार्मूलाज हैं ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ही रिएक्शन हैं, जिसमें से हम वैल्यूज़ को उठा के, ये आपके कंसेप्ट असेसमेंट में भी है, उसमें हमने अरेंज करना है। वो क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपने याद नहीं करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जैसे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर वो आपसे पूछ लेता है कि सेल की फिजिबिलिटी बताएं, अगर हम ये 2 इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो क्या सेल फिजिबल है। सेल फिजिबिलिटी का मतलब है कि सेल वर्किंग है या नहीं है। सेल वर्किंग में तभी होता है जब आपका ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे पॉजिटिव आएगा, आप जिसका जो पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हायर, वो कैथोड होगा, उस पर रिडक्शन होगी, और जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का होगा वो एनोड का होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगी। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि ई सेल जो है वो हमेशा, ई सेल ओवरऑल सेल का जो पोटेंशियल है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सेल की फिजिबिलिटी बरकरार रहेगी, सेल जो है वो वर्किंग होगा। ठीक है, ये जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कैलकुलेट ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ अगले क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन मैंने पहले किए हैं कि आप सेल की फिजिबिलिटी पॉजिटिव क्यों होता है, 2, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये तकरीबन मैंने सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाए हैं जो इसमें से पॉसिबल हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि 3 हो चुके हैं। उसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वर्कशीट में वही चीज़ें लाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। चौथा क्वेश्चन है कि वाई डज जिंक डिजोल्व एंड कॉपर गेन मैस। अब इसी को चेंज किया गया है कि जिंक डिज़ोल्व क्यों हो जाता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ कर देता है, जिंक 2 पॉजिटिव में क्यों चला जाता है, और कॉपर जो है वो गेन क्यों करता है, कॉपर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके ऐड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिंक जो है वो एज एन एनोड काम करता है। क्यों एनोड के तौर पे काम करता है, जो इसका ई सेल है इसके लिए इस पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल वो लो होता है, जबकि कॉपर का जो है वो हाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल चीज़ें यहाँ बहुत सारी हैं जो आप बच्चों के लिए इतनी आसानी के साथ उसको एब्जॉर्व करना मुश्किल है। तो उसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अपने कंसेप्ट बनाएंगे। देखें ये इसने लिखा है और 2 चीज़ों के अंदर इसका आंसर मौजूद है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अपना कमेंट डाल दें, हरिया प्लीज़। इसमें कोई इशू है तो वो बताएं, नहीं तो हम क्वेश्चन 5 की तरफ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक कि कोई इशू है कमेंट सेक्शन में पहले तो। ठीक है, जल्दी जल्दी कर दिया करें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन टू इलेक्ट्रॉन फ्लो इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर देते हैं। जैसे एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और इसके साथ जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको भी हम देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट है, और इसके साथ हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ऐड किया हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। ठीक है, लेट्स से कि हम जिंक और कॉपर यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये एज अ पॉजिटिव काम करेगा एनोड, और ये एज अ कैथोड काम करेगा। अब यहाँ पे जो आपने यू शेप्ड ये सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा, आयन की मूवमेंट एक साइड पे ज़्यादा होने की वजह से फर्दर मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्जेस एक्यूमुलेशन इन ईदर सेल। कि एक सेल के अंदर अगर चार्ज ज़्यादा होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये आयनिक सॉलिड की जेल होती है, आयनिक साल्ट कह सकते हैं, आयनिक साल्ट की जेल होती है। ये पॉजिटिव अगर एक साइड पे ज़्यादा होता है तो ये नेगेटिव चार्ज को मूव करना शुरू करता है ताकि उन चार्जेस को बैलेंस किया जा सके। अगर इसको हम निकाल देते हैं तो क्या होगा, आयन की मूवमेंट रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, चार्जेस बिल्ड अप,
इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप, चार्जेस एक साइड पे या दूसरी साइड पे ज़्यादा हो सकते हैं जिससे जो चार्जेस का फ्लो है वो रुक जाता है, ठीक है। साल्ट ब्रिज को हम यूज़ इसीलिए करते हैं जो कि चार्जेस को एक साइड पे जाने से रोकता है, उनको बैलेंस कर लेता है। रोकने की इस सेंस में होगा कि उनको बैलेंस कर लेगा, इसके पास जो अपने चार्जेस होते हैं वो ये ट्रांसफ़र करता है ताकि चार्जेस को बैलेंस किया जा सके और सेल की वर्किंग को डिस्टर्ब ना किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वाई एम जी प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज देन जिंक। अब हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैग्नीशियम का वोल्टेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जिंक। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है -2.37 वोल्टेज और जिंक जो है -0.76। अगर हम माइनस के अंदर देखें तो -2 जो वैल्यू है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू -0.6। इसने जो रीज़न यहाँ पे लिखी है मैग्नीशियम मोर नेगेटिव ई नॉट स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये मोर नेगेटिव के अंदर जाता है तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट, लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। तो ये बजाय इसके कि जाता है रिडक्शन की तरफ, तो ये किस में जाएगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। अब इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसका जो मैग्नीशियम का ई है वो -2 पॉइंट समथिंग है लेट्स से, और जो दूसरा है जिंक उसका जो है -0.76। अगर माइनस में जाया जाए तो ये वैल्यू लो है, तो ये क्या काम करेगी, बजाय इसके कि रिडक्शन में जाएगी ये ऑक्सीडेशन क्रिएट करेगी। ऑक्सीडेशन से ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो मोर ई नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। व्हेन, ये उस सेंस में नहीं कह रहा कि इसका जो वैल्यू ग्रेटर है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा, नेगेटिविटी में ये ज़्यादा जा रहा है। स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजली व्हेन पेयर्ड विद कॉपर, del E is large for Mg copper than zinc, Cu results magnesium cells produces higher voltage than zinc cell। क्योंकि उसका जो, अगर हम E सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा आएगा बिकॉज कि इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है स्पॉन्टेनिटी ऑफ पेयर्स यूजिंग E नॉट। अब यहाँ पे क्या ये जो हमने पेयर दिए हैं, क्या इसमें स्पॉन्टेनिटी है, कंपेयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट जिंक का है हमें जो दिया गया है। अब इसको आपने गौर से समझना है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं, जिंक, कॉपर और आयरन। इसमें क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल हैं। सबसे पहला जो है जिंक और कॉपर, जिंक को अगर हम कॉपर के साथ ऐड करते हैं, ये जिंक का है, इसको अगर हम जिंक और कॉपर के साथ सेल बनाते हैं तो हैज़ लोअर ई नॉट, ऑक्सीडाइज कॉपर हैज़ हायर ई नॉट, रिड्यूस्ड स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे जो जिंक है, पहला जो है जिंक को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए। जिंक किस में जाएगा, पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एनोड के तौर पे काम करेगा, बिकॉज के जिंक का जो ई नॉट है, ई नॉट ऑफ जिंक वो क्या है, लेस है, ठीक है। ये अप है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर अप होते हैं वो एज आ एनोड काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, उनका ई सेल जो होता है वो कम होता है। अब अगर हम जाते हैं ई कॉपर के ऊपर, तो ई कॉपर का जो ई है वो ग्रेटर है, और ये क्या काम करेगा, Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Zn में चला जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, रिडक्शन, और ये एज अ कैथोड काम करेगा, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब कि ये वर्किंग है, खुद ब खुद काम करेगा। जबकि दूसरा जो केस है उसको अगर आप देखते हैं तो कॉपर और जिंक, इसको हमने रिवर्स कर दिया है, कॉपर को पहले लगा दिया है और जिंक को दूसरे हाफ सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ग्रेटर है, तो ये रिड्यूस होगा बजाय इसके कि ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ये वर्किंग नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। एफ ई के जो है लोअर ई नॉट, और ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर हैज़ हायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस सेल हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता सकते हैं जल्दी से, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपने बार बार इस वर्कशीट को पढ़ना है। ठीक है, शाबाश, गुड। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आपको आता है। की रूल भी मैंने ऐड किए हैं। मेटल विद लोअर ई नाट गेट ऑक्सीडाइज, जिसका ई नाट कम होता है, जो अप इन द सीरीज़ हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे, एज ए नोट काम करेंगे। मेटल विद हायर ई नाट गेट रिड्यूस, जो डाउन द ग्रुप होंगे वो रिड्यूस होंगे, उनका जो ई नाट होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 8, रीज़न डैनियल सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग करंट। अब एक जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि एक स्टूडेंट है जो कि डैनियल सेल के ऊपर काम कर रहा है, उसका कुछ देर के बाद पोटेंशियल स्टॉप हो जाता है, तो उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं। साल्ट ब्रिज ब्रोकन और ड्राइड, जो साल्ट ब्रिज है उसके अंदर जो आपने जेल यूज़ की हुई है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, यूज्ड हो गई है, तो ड्राई होने की वजह से एक तो ये हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि उस रिएक्शन को स्टॉप होने की, तो हम प्रपोज करते हैं कि ये साल्ट ब्रिज ब्रोकन हो सकता है या ड्राइड हो सकता है। इलेक्ट्रोड फुली कंज्यूम्ड, जो इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन वाला ख़त्म हो सकता है, जो एनोड बना हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट एग्जॉस्टेड, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो एग्जॉस्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। जैसे हम जिंक को लेते हैं तो उसको जिंक को उसी के 1 मोलर सोल्यूशन, जैसे जिंक है तो 1 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं। जो दूसरा है जैसे कॉपर है तो उसको हम 1 मोलर कॉपर सल्फेट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ई नाट एंड प्रिडिक्ट रेडोक्स रिएक्शन। अब ई नाट क्या होता है। ई नाट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये सारे मेटल का हालांकि बाय डेफिनेशन मेटल ऑक्सीडेशन की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई है नाम से ज़ाहिर है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके लिए कंडीशंस भी हैं जिसमें टेम्परेचर 273 केल्विन, जो प्रेशर है 1 atm के ऊपर होना चाहिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम ई नाट शोज़ द टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड, ये एटम्स की या एलिमेंट्स की या मेटल कह सकते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है तो उनकी रिडक्शन की तरफ वो कितना तेज़ी के साथ जाते हैं। ये कौन सी चीज़ डिसाइड करती है, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वो मेटल जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होता है वो रिड्यूस होते हैं, और जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडेशन की तरफ जाते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन की तरफ जाएंगे वो एनोड के तौर पे काम करेंगे, और जो रिडक्शन की तरफ जाएंगे वो कैथोड की तरह काम करेंगे। ठीक है। मोर पॉजिटिव ई नाट रिड्यूस्ड इजीली, मोर नेगेटिव ई ऑक्सीडाइज इजीली। मोर, इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, थोड़ी सी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो सकती है। मोर ई नेगेटिव का क्या मतलब है कि अप इन द सीरीज़, जो सीरीज़ में ऊपर होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और एनोड के तौर पे काम करते हैं। मोर पॉजिटिव डाउन इन अ सीरीज़, तो वो क्या काम करेंगे, रिड्यूस इजीली हो जाएंगे। डिटरमाइंस फ्लो एंड स्पॉन्टेनिटी। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हम कैसे इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एज एन एनोड काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह कैथोड के तौर पे काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका? ठीक जा रहा है सारा? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सेल विद एक्स वाई, ये आपने खुद करना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा सा इसमें मैंने जर्नलाइज टर्म्स यूज़ किए हैं, एक्स एंड वाई। इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, ई सेल, एक्स और वाई हमने कैथोड और एनोड यूज़ किए हैं। इसमें आप ई कैथोड यूज़ करेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, ई एनोड आप कौन सा यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी वो कैथोड के तौर पे काम करेगा, जैसे 0.80 है माइनस, दूसरा जिसकी लेस वैल्यू है वो एज एन एनोड काम करेगा। दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये 1 to 4 वोल्ट आ जाएगा, और ये सेल फिजिबल होगा बिकॉज ऑफ प्लस ई नॉट। ठीक है, ई नॉट सेल। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग एबिलिटी टू रिड्यूस्ड। इसमें क्या है कि अब यहाँ पे हमने कुछ मेटल्स दी हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट का भी है और ये बोर्ड में रिपीट भी होता है, इसको आप नोट कर लें FBISC। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे जिंक है, इसका पोटेंशियल जो है वो -0.76 है। Fe का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.04 है। और तीसरा जो है Ag कापर के साथ जो है वो लिंक किया गया है Cu प्लस 0.34 और उसके बाद जो है Ag प्लस 0.80। और इसने कहा है कि गेट एबिलिटी टू रिड्यूस्ड। रिड्यूस मीन जिनका हायर पोटेंशियल होगा उनकी एबिलिटी ज़्यादा होगी रिडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो आएंगे, मतलब जिंक आएगा। उसके बाद हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे तो इंक्रीजिंग एबिलिटी टू रिड्यूस, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू रिड्यूस्ड। अब इस तरफ आप जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Ag का है, तो ये Ag बजाय ऑक्सीडेशन की तरफ जाएगा, Ag रिडक्शन की तरफ जाएगा। इस तरफ हम आएंगे तो ये एनोड बनेंगे, इस तरफ जाएंगे तो ये कैथोड की तरफ हम जा रहे हैं। मोर E पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, शाबाश, आपने ये क्वेश्चन किया है 1.2 वोल्ट, ठीक है, एक्सीलेंट। ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये जो 1.24, ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, इसका मतलब है आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं, गुड। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको एक डैनियल सेल का ऐड किया है, उसके साथ पिक्चर भी ऐड की है और सारा आपने इसमें लिखना क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जो इसको मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा कि सबसे पहले डैनियल सेल एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर में क्या है कि जिंक इलेक्ट्रोड इन ZnSO4 एनोड है, कैथोड है, साल्ट ब्रिज आप यूज़ करेंगे। एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा ये मैंने अभी आपको बताया था कि जिंक और कॉपर का अगर आप डैनियल सेल यूज़ करते हैं तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो होता है, तो ऑक्सीडेशन काज करेगा, ऑक्सीडेशन से ये एनोड करेगा। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये एज आ कैथोड काम करेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आके डिपॉजिट एनोड से आएंगे एक्सटर्नल सर्किट से और कैथोड के ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन जो सेल का है इसको आपने कैसे लिखना है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। Zn जो था ये क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव में जाएगा और +2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसी तरह से जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चला जाएगा, Cu0 में। इसको आपने ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर देंगे, Zn एक साइड वाली चीज़ें आप ऐड कर लेंगे, ZnCu2 पॉजिटिव गिव्स अस Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन है जिसमें हम कंबाइनली इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि फंक्शन क्या है साल्ट ब्रिज का, जो मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था कि अगर आप साल्ट ब्रिज को निकाल देते हैं तो क्या होता है, तो मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, चार्ज को न्यूट्रल करता है ये दोनों हाफ सेल्स के अंदर। और ये किस पे मुश्तमिल होता है, आयनिक साल्ट की जेल के ऊपर। जैसे यहाँ पे एक आयनिक साल्ट मौजूद है पोटाशियम नाइट्रेट। अब पोटाशियम क्या होगा कि जो के पॉजिटिव है मूव टूवर्ड्स कैथोड कंपार्टमेंट, NO3 - मूव्स टूवर्ड्स एनोड कंपार्टमेंट के चार्जेस को बैलेंस करना है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड आयन फ्लो कैसे होता है, एनोड से कैथोड की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन यूजिंग E0, ये अभी हमने उसको सॉल्व भी किया था कि हमेशा, दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जो ई सेल है वो क्या आना चाहिए, हमेशा आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तब ये सेल क्या होता है, फिजिबल होता है, वर्किंग में होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी डायग्राम के ऊपर हम जाते हैं।
ये आपके सामने इसकी डायग्राम आ गई जो क्लियर कट इसको एक्सप्लेन कर रही है। 2 हाफ सेल हैं, ये लाजमी पेपर में आती है। 2 हाफ सेल हैं। हाफ सेल मीन कि एक बीकर आपको नज़र आ रहा है और 2 बीकर आपको नज़र आ रहे हैं, अलग थलग हैं। इनके ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, एक एनोड होता है और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, अब इसमें हमने जिंक और कॉपर का सेल बनाया है। सबसे पहला जो सेल था वो जिंक और कॉपर का ही था, तो हमने जिंक कॉपर को यूज़ किया है। अब जिंक इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ड्यू टू लेस लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से इसका जो रिएक्शन आएगा Zn कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हाफ सेल में 2 आपको इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं। ये थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट आपको ये वायर है जिसके ज़रिए अटैच हुए हैं, और इसके सेंटर में ये वोल्ट मीटर है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल, कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 2 एंड्स के दरमियान वो कितना है, वो आपको वोल्ट मीटर यहाँ से बताता है। जल्दी से अपना क्वेश्चन बताएं जी। सेल पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ठीक हो गया। ई सेल पॉजिटिव होगा तभी वर्किंग। ई सेल नेगेटिव है, पोटेंशियली नेगेटिव है, तो क्या वर्किंग हो सकती है। जैसे आप घरों में घड़ियों का सेल देखते हैं, एक छोटा सा सेल है घड़ी में जो हम डालते हैं, उसका भी जो पोटेंशियल है -1.5 वोल्ट होता है, सॉरी प्लस। रिडक्शन पोटेंशियल एक का नहीं हमने लेना, पेयर में लेना है। जैसे जिंक और कॉपर का, अगर आप जिंक का लेंगे तो वो माइनस में है, किसी का पॉजिटिव में है, तो क्या आप जब पेयर में लेते हैं, जब सेल डेवलप होता है तो उस सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन जो यहाँ से आप मेजर करते हैं वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वोल्ट्स होना चाहिए। ठीक है, अलग से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर देखेंगे तो कईयों के नेगेटिव हैं, कईयों के पॉजिटिव हैं। फिर जो हम पेयर में लेते हैं, जब हम इलेक्ट्रोड्स ऐड करते हैं, जैसे जिंक को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है, कॉपर के साथ, तो फिर इसका जो आउटपुट आएगा वोल्ट्स के अंदर वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट गेन किया है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जो डायग्राम है आपको अंडरस्टैंड हो गई है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा और इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन है या इसको नेक्स्ट पे मूव करें, क्वेश्चन लॉन्ग जो है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सेकंड में आपको यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन व्हाई जिंक ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर रिड्यूस्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपने जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपने फॉलो करना है। जो अप होते हैं वो ऑक्सीडेशन की तरफ जाते हैं, जो डाउन होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो वो रिडक्शन की तरफ जाएंगे। इसका आंसर मौजूद है। और ये जो वर्कशीट है आज के लिए जो था, मैं आपके लिए इस लेक्चर में इतना ही कुछ लाया हूँ। ये वर्कशीट जो है आपको 10th के पेपर्स कैसे होते हैं, इजी या मुश्किल, अच्छा डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। ठीक है, पेपर आसान भी हो, आपकी वर्किंग नहीं है तो आपके लिए वो चीज़ मुश्किल होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो बेशक पेपर मुश्किल आए, आपकी प्रिपरेशन, आप स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो के गए हैं तो आपके लिए पेपर इजी होगा। सारी बात है आपकी प्रिपरेशन की और आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चंस को डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको इसी में से आपको मुश्किल लग रहा था तो मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो ये इतने मुश्किल नहीं हैं। जस्ट क्या है, इनको हम कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, डैनियल सीरीज़, और आज की जो वर्कशीट थी वो इंतहाई इम्पोर्टेंट थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। चैप्टर नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज का जो था वो इम्पोर्टेंट था। कल जो होगा कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने याद करवा दी है। मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा था मैंने, ठीक है। अब जो है MCQs को देख लेते हैं। टाइम में 5 से 7 मिनट उस पर लगाऊंगा। ठीक है, इसके साथ की भी आपको मैंने दी है। अब आपने मेरे साथ चलना है ताकि मैं काम कम करूं और आप काम ज़्यादा करें कि आपने चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बस 5 से 10 मिनट मुझे देने हैं, हम इनको क्लोज कर लेंगे। अच्छा, इन अ गैल्वानिक सेल द एनोड इज़ द इलेक्ट्रोड वेयर,
अब आपने बताना है मुझे कि एनोड कौन सी चीज़ होती है जहाँ पे क्या होगा। एनोड, एनोड के ऊपर क्या होता है, अभी हम तफसीलन इसको डिस्कस कर चुके हैं। 1B ऑक्सीडेशन अकर, शाबाश, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द डैनियल सेल द कैथोड इज। अब डैनियल सेल के अंदर कैथोड क्या होता है, जिंक हो सकता है। डैनियल सेल जिसमें हम जिंक और कॉपर को यूज़ करते हैं। जिंक जो है जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब आप मुझे बताएंगे, मैं इसको मार्क करूंगा ताकि अब सारी तफसील मैंने आपको बताई है। वेरी गुड, कॉपर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओवरऑल सेल रिएक्शन इन अ डैनियल सेल। जो सबसे पहला सेल बना था दोबारा से उसमें जिंक और कॉपर यूज़ हुए थे जिसको हम डैनियल सेल कहते हैं। इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, आप ज़रा मुझे, मैं फिर इसको ऊपर करता हूँ, आप इसको टाइप करें, फिर मैं इसको ऐड करता हूँ कि इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा। क्या जिंक 2 पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे या कॉपर 2 पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से, शाबाश। ओवरऑल सेल रिएक्शन इन अ डैनियल सेल जिसमें जिंक जो है एज एन एनोड काम करता है और कैथोड जो है वो एज आ कॉपर जो एज अ कैथोड काम करता है। 3B 3B में जो कॉपर है उसको आपने किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें जो लास्ट टाइम आपने कहा है कि कॉपर कैथोड के तौर पे काम करेगा, तो सबसे पहले जो है जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कॉपर जो है Cu0 में चला गया, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स अस Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब ज़रा इसमें आप देखें Cu2 पॉजिटिव आपने कौन सा पुट किया है, 3B का, 3B, ठीक है, शाबाश, गुड, ठीक है। आप जो सईदा नसीर है उन्होंने जस्ट 3 पुट किया है, तो 3 का ऑप्शन कौन सा है इसके साथ, वो भी आप साथ मार्क करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब अपनी बुक साथ रखें, अगर कोई इशू होता है तो आप साथ साथ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। रिड्यूसिंग पावर कौन सी होती है, जो दूसरे को रिड्यूस करे और ख़ुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज कौन से होते हैं, जो अप इन द सीरीज़ होते हैं। अप इन द सीरीज़ कौन से होंगे, कॉपर है, आयरन है, जिंक है या Ag है। डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अगर ये रिडक्शन हो रही है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं। अब कॉपर जो है यहाँ पे क्या करेगा, एज आ, आपने मार्क किया है इसको, ठीक है, कॉपर ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ने ठीक मार्क किया है, सईदा नसीर और मसीरा नूर, ठीक है, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन्स इन अ गैल्वानिक सेल फ्लो फ्राम। गैल्वानिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो करते हैं कहाँ से कहाँ तक। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ए है, बी है, सी, 5B, ठीक है, एनोड टू कैथोड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन अ गैल्वानिक सेल इज़ टू। गैल्वानिक सेल में जो साल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स, अलाउ आयंस फ्लो टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, ऑक्सीडाइज द कैथोड, इंक्रीज सेल वोल्टेज, ठीक है, शाबाश, हरी अप। आपका ऑप्शन नहीं आ रहा, जल्दी से। यहाँ पे है साल्ट ब्रिज का फंक्शन, मैं आपको बता देता हूँ, अलाउ आयंस फ्लो टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, ठीक है, 6 का B ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, गुड। उसके बाद जो 7 है
विच आइंस इज रिड्यूस एट कैथोड इन डैनियल सेल। डैनियल सेल के अंदर कौन से आइंस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं एट कैथोड इन अ डैनियल सेल। अब यहाँ पे जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे, 7 का बी ऑप्शन। ठीक है, गुड। 8 में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सॉल्युबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू गेन अ लूज इलेक्ट्रॉन, इट्स मॉलिक्यूलर मास, इट्स डेंसिटी। 8वें का क्या होगा, हरी अप। एच का जो है वो बी होगा, इट्स एबिलिटी टू गेन आर लूज इलेक्ट्रॉन, के वो एनोड के तौर पे काम करेगा या कैथोड के ऊपर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इलेक्ट्रोड इन द डैनियल सेल लूजेस मास ड्यूरिंग ऑपरेशन। कौन सा ऐसा है जो कि डैनियल सेल के अंदर जो मास है वह लूज़ करता है। इसका 8 का बी होगा। 9th का जल्दी से बताएं। ठीक है, आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं, शाबाश, हरी अप प्लीज़। 9B, ठीक है। और 10th है, एक क्वेश्चन रह गया है, 9th का बी आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया है, उसको आपने पॉइंट आउट करना है। आखिरी लास्ट, इन अ डैनियल सेल इफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम द सेल वोल्टेज विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम, बिकम ज़ीरो। ये हमने अभी पहले ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, फिर आपका आंसर मैं करता हूँ। इन अ डैनियल सेल इफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज रिप्लेस्ड विद मैग्नीशियम द सेल वोल्टेज विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम, बिकम ज़ीरो। अभी हमने मैग्नीशियम का वो कहा किया था कि इससे जो सेल पोटेंशियल है वो क्या करता है, 10 1 इंक्रीजेस। ठीक है, गुड। तो ये आपकी वर्कशीट थी जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा थी। मैंने इस वर्कशीट के अंदर ज़्यादा मटेरियल ऐड किया था ताकि आप बच्चे जब इसको दोबारा रीड करें तो आप याद कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी मैंने ज़्यादा ऐड किए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये क्लास हर रोज़ होती है सिवाय जुमा, हफ्ता और इतवार। ठीक है, 4 डेज़ इन अ वीक ये क्लास होती है। तो ये तमाम लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं मॉर्निंग 9 से 1 तक। ठीक है, तो उसके बाद आप YouTube पे भी ये लेक्चर जो है वो अपलोड होता है, वो भी आप इवनिंग में उसको देख सकते हैं, और वहाँ पे भी आप कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है या हम खुद हैं वो आपको रिस्पांस ज़रूर करेंगे। YouTube के लेक्चर के साथ ये लिंक भी शेयर किया जाता है वर्कशीट का, वो वहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, योर कंसंट्रेशन। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम फ्यूल सेल और बैटरीज़ को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।